हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट स्ट्रेटजी फॉर क्लास 12th इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे अपने बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करना है, कि कितने सैम्पल पेपर्स लगाने हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट जिन्हें आपको स्किप करके नहीं जाना है, वो भी मैंने लिख लिए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना ताकि आप एक अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम में कर सको। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने इकोनॉमिक्स में ऑब्जर्व करी है वो ये है कि हम इकोनॉमिक्स के लिए हम पढ़ाई कर लेते हैं, यानी कि हमने इकोनॉमिक्स में सिलेबस कर लिया, सब कर लिया, ठीक है। बट जितने हम मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से, उतने मार्क्स हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आते। जैसे कि आपने भी प्री बोर्ड्स दिए होंगे तो आपको पता होगा कि आपने इकोनॉमिक्स में कितनी पढ़ाई करी है, बट आप शायद जितना एक्सपेक्ट कर रहे होगे उतना स्कोर आपका इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आया होगा। ये बहुत सारे बच्चों के साथ इकोनॉमिक्स में होता है कि वो बोलते कि सिलेबस तो हमने सारा करा है, पता नहीं वहाँ पेपर में क्या हुआ कि आंसर नहीं लिख पाए या क्वेश्चन समझ नहीं आया कि मार्क्स कम आ गए। कैसे मार्क्स कम आ गए? तो ये रीज़न होता है बहुत सारे बच्चों का इकोनॉमिक्स का कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि इकोनॉमिक्स में ना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पे फोकस करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सब कुछ नहीं रट सकते। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो बेस कॉन्सेप्ट है सारे वो आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके दिमाग में चैप्टर को लेकर क्लैरिटी है, अगर आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेन चीज़ जो भी आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में ध्यान रखना है। ये नहीं कि पॉइंटर्स रट रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट को रटा जा रहा है, रटना नहीं है। आपको जो है अभी अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ जो अभी आपको इकोनॉमिक्स के अंदर करनी है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना सैम्पल पेपर्स लगा के जाने हैं। अब सैम्पल पेपर्स आप लिख कर नहीं लगा सकते, इतना टाइम नहीं कि आप सारे सैम्पल पेपर्स लिख कर लगाओ। तो आप जो है सैम्पल पेपर्स को ऐसे लगाओगे कि सपोज करो आपने कोई भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर का उठाया, लाइक कोई भी क्वेश्चन था उठाया, तो आपने पहले उस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में सोचा कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो वो सोचो सपोज करो कोई भी क्वेश्चन जैसे आया कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस आपको बताना है, ये क्वेश्चन है मानो। तो आप क्या करोगे, फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या डिफरेंस है तो वो एक बार सोच लोगे, उसके पॉइंटर्स अपने दिमाग में बना लोगे कि अगर मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन में मैं ये पॉइंट्स लिख कर जाऊंगी। वो आप अपने दिमाग में सोच लो। फिर उसके बाद आंसर पढ़ो और देखो जो पॉइंट्स आपने दिमाग में सोचे थे क्या वो सैम्पल पेपर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में वो पॉइंट्स गिवन है, या आपने कौन कौन से पॉइंट उसमें से सोचे, कौन कौन सा पॉइंट छूट गया आपसे, वो एक बार पढ़ लो। तो इस तरीके से आप सैम्पल पेपर्स को करो, यानी कि क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के आंसर को सोचो एंड देन आंसर को मैच करो। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे और इससे जल्दी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं कि आंसर पढ़ा, आंसर सोचा, आंसर को मैच कर लिया। तो ऐसे ऐसे करके जितने मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स आप लगा सकते हो उतने लगाओ। मैं तो ये बोलूँगी कि कोई ओसवाल, एडुकार्ट, इन सब की कोई भी एक बुक बाय कर लो और उस बुक पे स्टक हो जाओ कि हाँ ये बुक मुझे पेपर तक कंप्लीट करके जानी है, और उस बुक को कंप्लीट कर लो। जैसे मैंने ओसवाल की बुक ली थी तो मैंने उसमें जो भी 10 सैम्पल पेपर्स थे, है ना, मेरी ओसवाल बुक के अंदर, तो मैंने ट्राई करा था कि मैं एटलीस्ट उसमें 10 सैम्पल पेपर है तो 8 सैम्पल पेपर्स तो मैं अच्छे से करके गई थी, और मैंने 9 और बाकी के 1-2 सैम्पल पेपर्स मैंने बस ऐसे देख लिए थे, बट मैं 8 सैम्पल पेपर्स तो बहुत अच्छे से करके गई थी। तो जितने मैक्सिमम सैम्पल पेपर्स आप कर सकते हो उतने करके जाओ। एक बुक पे स्टक हो जाओ सैम्पल पेपर की, हाँ कि अगर मैंने ओसवाल की बुक खरीदी है तो मुझे ओसवाल की पूरी सैम्पल पेपर की बुक करके जानी है। अगर जो उनसे भी खरीदी है उस पर आप स्टक हो जाओ और उसको ही पूरा कर कर जाओ तो आपका हो जाएगा उससे। बहुत सारे बच्चे ना मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दीदी हमें सैम्पल पेपर सॉल्व करनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करनी चाहिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैंने जो है सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करे थे, और मैं एडवाइस भी दूंगी कि सैम्पल पेपर ही सॉल्व करो, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप करोगे, सॉल्व करते हो ना, तो वो आप बोर्ड के लेवल की ही प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो क्या होता है कि हाँ वही क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं, बोर्ड के लेवल के जो क्वेश्चन है जो CBSE बोर्ड देता है। बट
जब आप सैम्पल पेपर्स करते हो ना, तो आप बोर्ड से एक ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे होते हो, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे ना बोर्ड एग्जाम और सैम्पल पेपर्स को, तो सैम्पल पेपर्स ज़्यादा टफ होते हैं। तो आप जो है टफ चीज़ की प्रैक्टिस करके जाओ। अब टफ चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो ऑब्वियसली आपको आपका बोर्ड एग्जाम ईजी ही लगेगा। तो इसलिए सैम्पल पेपर करके जाओ। सैम्पल पेपर करके जाओगे तो बोर्ड एग्जाम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर्स आप एनालाइज कर सकते हो। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, उससे तरीके की हेल्प लो प्रीवियस ईयर पेपर से। पर सॉल्व करके सैम्पल पेपर जाओ, क्योंकि सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं थोड़े ट्रिकी वाले, जो पेपर में बोर्ड एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आपको दिख सकता है। और सैम्पल पेपर से एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर करके जाओगे, उसमें आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझ पे ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। पर सैम्पल पेपर्स में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो नहीं होते। उससे फिर आपके अंदर आता है कि हाँ, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। तो इसलिए सैम्पल पेपर्स करके जाया करो, क्योंकि सैम्पल पेपर थोड़े टफ होते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया अपना, सैम्पल पेपर्स भी आप सॉल्व कर रहे हो, बट साथ में आपको इकोनॉमिक्स के लिए जो है रिवीजन भी करना पड़ेगा, कि आपको याद रहे। जितना भी आपको पढ़ा है वो आपको याद रखने के लिए रिवीजन भी करना पड़ेगा। तो रिवीजन भी करते रहो। बट जब आप रिवीजन करोगे ना, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो आपको मैं अब बताती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना, जिनको थोड़ा अच्छे से पढ़कर जाना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छे से कर जाना, ताकि आपका अच्छे से हो जाए। और मैक्सिमम आपका पेपर इन टॉपिक्स में से आ जाता है। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करके जाना। जो मैं टॉपिक्स अब आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आपको मैं ऐसे पिक्चर लगा दूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना क्या क्या टॉपिक्स है। मैं भी आपको रीड करके बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पढ़कर जाना। तो ये टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने हैं। पहला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। तो नेशनल इनकम के इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडिड, इन तीनों में से किसी एक पे तो न्यूमेरिकल आना पक्का है। तो एक न्यूमेरिकल आएगा, तो इसलिए आप न्यूमेरिकल्स नेशनल इनकम के अच्छे से कर जाओगे। दूसरा, फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। तीसरा, कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। कंपोनेंट्स एनएफआईए के करके जाना, ये बच्चे छोड़ जाते हैं टॉपिक, पर इस टॉपिक को करके जाना, आ सकता है ये क्वेश्चन। रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट मनी सप्लाई, तो कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब कुछ अच्छे से आपको पढ़कर जाना है। रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट सिक्योरिटी, जितने भी थे ना वो सब कुछ अच्छे से पढ़कर जाना। उस पर कोई भी ऐसा वो स्टेटमेंट क्वेश्चन दे देते हैं कि बताओ कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो कैसे कंट्रोल करेंगे, या कम हो रहा है तो कैसे करेंगे कंट्रोल। तो उस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उनको अच्छे से समझ कर जाना। फिर एडीएस का न्यूमेरिकल आ जाता है, मतलब चांसेस है कि आता ही आता है एडीएस का कोई एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। तो एडीएस के न्यूमेरिकल का पार्ट करके चले जाना। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप एक टॉपिक है एडीएस में, वो करना। एडीएस अप्रोच अच्छे से कर जाना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला टॉपिक अच्छे से कर जाना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट वाला, जो गवर्नमेंट बजट वाला टॉपिक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स पे तो भाई क्वेश्चन पक्का ही आता है। या तो वो डायरेक्टली आपसे ऑब्जेक्टिव्स पूछ लेंगे, वो डायरेक्टली नहीं पूछते ना, तो वो कोई एक ऑब्जेक्टिव उठाते हैं और उससे क्वेश्चन बना देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स पढ़कर जाना गवर्नमेंट बजट के। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस करके जाना, इसको नहीं छोड़ना। बीओपी और बीओटी में डिफरेंस। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के पढ़कर चले जाना। आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये टॉपिक्स पढ़ के जाना बहुत अच्छे से। डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया की कैसी थी कॉलोनियल रूम में। एग्रीकल्चर के फीचर्स पे बहुत क्वेश्चन आता है। गोल्स ऑफ प्लानिंग, जो 4 गोल्स हैं आपके, वो करके जाने हैं आपको। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करके जाने अच्छे से। IPR 1956, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जिसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं, दिस वन।
ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है, HCF यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, रूरल मार्केटिंग का पूरा पढ़ के जाना, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कोऑपरेटिव्स वगैरह करके जाना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेरिट्स डीमेरिट बहुत अच्छे से करके जाना, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, जॉबलेस ग्रोथ कैजुअलाइजेशन इनफॉर्मलाइजेशन इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग में ऑब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और ऑब्जॉर्प्टिव एंड कैरिंग कैपेसिटी, ग्लोबल वार्मिंग वाला जो टॉपिक है वो करके जाना, डेवलपमेंट पाथ ऑफ चाइना और इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स इसी वाले इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर में है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने आपको दोनों बुक से बताए हैं, जिनको आपको अच्छे से कर जाना है ना, इन पे ध्यान दे ले। चीज की अब आपको जो है नोट्स नहीं बनाने हैं, बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाने बैठ जाएंगे, तो नोट्स बना के टाइम वेस्ट मत करना। बहुत सारे नोट्स आपको यूट्यूब गूगल वगैरह पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहां से पढ़ लेना। मैंने भी नोट्स आपको प्रोवाइड करे इको के, वो पढ़ लेना। बाकी मैंने टेलीग्राम एक आपको लिंक भी दिया था कम्युनिटी पोस्ट में, वो वाले टेलीग्राम लिंक से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस वगैरह आपको उस ग्रुप पे मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको उस ग्रुप का लिंक चाहिए कि वो कौन सा ग्रुप है जहाँ टेलीग्राम पे फ्री नोट्स मिल रहे हैं, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में मांग लेना। बाकी मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। तो नोट्स आपको बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाएंगे, तो वहाँ से पढ़ लो, नोट्स बनाने मत बैठो। अब आपका मेन चीज़ है कि आपको कंसेप्ट पे ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को याद रखने की कोशिश करनी है, रिविजन करते रहो, तो आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। साथ में ये भी ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स में किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। तो उसके लिए जब आप सैम्पल पेपर्स करोगे ना, तो उसमें जब आप सैम्पल पेपर्स के अंदर जो आंसर दे रखे उन आंसर्स को पढ़ोगे, तब आपको समझ आ जाएगा। तो सैम्पल पेपर्स में आंसर्स, जो सैम्पल पेपर्स के अंदर सोल्यूशंस में आंसर दे रखे होते हैं, उन आंसर्स को रीड आउट कर जाना, ताकि आइडिया लगे कि कैसे पेपर में आंसर लिखा जाता है। जैसे ओसवाल बुक्स है, तो उनमें उन्होंने टॉपर की आंसर शीट्स भी दे रखी है, तो उन आंसर शीट्स को अगर आप पढ़कर जाओगे तो वो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो कुछ कुछ आंसर्स पढ़ के जाओ कि कैसे लिखे जाते हैं, कि आंसर इको में कैसे लिखे जाते हैं। तो ऐसे ही पता लगेगा जब आप कुछ आंसर्स रीड आउट कर जाओगे। तो थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेना, तो आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से 3 सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे करवा दो। लाइक बहुत सारे लोग चैनल को चेकआउट करते हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी थैंक यू सो मच।